हेलो। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि दुनिया में हुकूमतें आज के दौर में या पुराने दौर में किस तरह से काम करती हैं और हमारा मुल्क में जो गवर्नेंस है या हुकूमत है वो किस तरह मुल्क को ले जा रही है। अभी देखिए, शुरू करने से पहले मैं आज तक तो किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप के लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, चूँकि लोग समझते हैं सब्सक्राइब मीन्स यू हैव टू पे समथिंग। नो, मेंबर बनने के लिए किसी चैनल का आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जिन लोगों का ज़ाहिर है फुल टाइम यही काम है, बड़ी मेहनत करते हैं, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि आप उनके मेंबर बने और उनकी मदद करें। बट आई डोंट नीड दैट यू बिकम मेंबर ऑफ माई चैनल, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अब बात शुरू करते हैं। देखिए, हुकूमतें चलाने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक मासेस के लिए कंसर्न फील करे और सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे ऊपर लाने की कोशिश करे। ज़ाहिर है इसे करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है और हमेशा बहुत कामयाब नहीं करते, लेकिन एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि हर आदमी का और दूसरे साथ साथ अमीर और गरीब के बीच का गैप कम हो। ये बाय एंड लार्ज वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है वो इसीलिए है कि वहाँ रिच एंड पुअर का गैप बहुत कम है। तो एक तो तरीका ये है कि अपने लोगों को आप उनका जो रहन सहन, उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका एजुकेशन, हेल्थ, सबका ध्यान रख करके उनका लेवल ऊपर लाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को गुर्बत की तरफ ढकेल दीजिए और इतना ज़्यादा ढकेल दीजिए कि वो कुछ और सोच ही ना सके। वो हुकूमत से सिर्फ ना हुकूमत को देने की ज़रूरत है। जब वो गुर्बत होती है तो गुर्बत में सिर्फ आदमी यहाँ तक सोचता है कि अगर मुझे कोई एक वक्त का खाना भी खिला दे तो मैं उसकी ग़ुलामी करने को तैयार हूँ। हमारे मुल्क में जो हो रहा है अब, देखिए, पहला मामला जो है वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दूसरा बहुत आसान है और इसमें गवर्नेंस बड़े आराम से, ये तो वही होता है डिक्टेटरशिप में, या ये तरीका है जो हम जिस तरफ हम जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट का क्लेम है कि वो अराउंड 85 करोड़ को आउट ऑफ 140 करोड़, यानी अराउंड 60% पॉपुलेशन को 5 kg अनाज देती है, हर महीना गल्ला देती है और वो खुश है। वो नहीं सोच रही है कि ये जो बच्चे हैं इस वक्त इनका फ्यूचर क्या होगा। उन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान करके पागल कर रखा है, जो वो अपने बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। अब आप ये देखिए जो हालत है, चूँकि गवर्नमेंट शायद ये सोच रही है कि वी कैन बिफूल द पब्लिक, लेकिन पब्लिक की समझ में अब आता जा रहा है। ये जो 85 करोड़ को आप गल्ला दे रहे हैं, अब तक तो उनका भी सोच यही थी कि कम से कम गवर्नमेंट हमें खाने को तो दे रही है, पेट भरने को तो दे रही है, लिहाजा उन्हें तो ज़ाहिर है उसे ही वोट देंगे जो उन्हें गल्ला दे रही है। नॉट ओनली दिस, ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेन, जब इलेक्शन कंपेन नहीं, इलेक्शन चालू हो गया, वोटिंग शुरू हो गई, तब भी हम लोगों को पैसा भेजते हैं और वो गरीब आदमी उस पैसे के लालच में वो ये नहीं सोचता हुकूमत किसकी, आइडियोलॉजी उसकी किसकी, ना इतनी अवेयरनेस है, उसके पीछे आता है।
तो इसी डायरेक्शन में हो क्या रहा है कि चूँकि ये सेकंड ऑप्शन जो है वो जिसमें कि ज़्यादातर लोगों को आप गुर्बत की तरफ ढकेल दीजिए, उसमें गवर्नेंस बहुत आसान हो जाती है। अब देखिए मुल्क का जो हालात है जिसके बारे में हम कभी सीरियसली सोच नहीं रहे थे, लेकिन अब सोचना शुरू किया है लोगों ने, कि हमारे यहाँ एक तो ये कि मिनिमम वेज गवर्नमेंट तय तो क्या है, लेकिन मिनिमम वेज मिल नहीं रहा है। चाइल्ड लेबर बंद तो है, लेकिन चाइल्ड लेबर चालू है। आप जरा गौर करिए कि जो फ्लैट्स के, आप दिल्ली में मालूम कर लीजिए, दिल्ली तो बड़ा सिटी है और या छोटे सिटीज़ हैं उनमें, कि जो गार्ड्स हैं 12 घंटे की ड्यूटी करता है, उसकी सैलरी 6,000 से 10,000 के बीच में है। और 12 घंटे ड्यूटी, 1 घंटा जाना घर, 1 घंटा आना, 14 घंटे वो लगा रहा है। तो अब ये बताइए 8,000 में या 9,000 में वो अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगा, कैसे उनकी दवाई का करेगा, कैसे उनके एजुकेशन का कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हमने जो ड्रामा किया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ पोजीशंस होती थी उसमें 20-30%, 10% ही कहिए पॉपुलेशन को अच्छा रोज़गार मिलता था, वो अच्छे बच्चों की पढ़ाई करते थे, उनका फ्यूचर सोचते थे। वहाँ आपने एक नई चीज़ ले आए हैं जो अब से नहीं 20 साल से चल रही है, उसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। मैं समझता हूँ कि आउटसोर्सिंग जो है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी इंस्टीट्यूट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 20 पोस्ट खाली हैं और उनका सैलरी स्ट्रक्चर है 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, इस तरह की तनख्वाहें हैं। और दूसरे जब आप अपॉइंटमेंट करते हैं उसका रेगुलर पोस्ट के ऊपर, रेगुलर ग्रेड में, तो ज़्यादा लायबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आती हैं, मेडिकल भी है, उसकी इंश्योरेंस भी है, और उसे आसानी से आप निकाल भी नहीं पाते जॉब से। तो आपने एक तरीका निकाला आउटसोर्सिंग का। कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने ये दे दिया है राइट्स कि आप मैन पावर सप्लाई करें। तो यूनिवर्सिटी हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो या हॉस्पिटल हो या एयरपोर्ट हो, जहाँ भी देखिए, वो उन एजेंसी से, प्राइवेट एजेंसी से कहते हैं कि हमें इस काम के लिए इतने लोग चाहिए। तो जो रेगुलर जॉब में अगर होता, जिसकी तनख्वाह 1 लाख होती, वो 20,000 में, और जिसकी 50,000 होती वो 15,000 में आदमी उन्हें सप्लाई करते हैं। वो जो एजेंसीज हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट से मान लिया 20,000 अगर ले रही है तनख्वाह पर हेड, तो उन्हें 12,000 देती है, 8,000 उनकी जेब में जाता है। और उनका ये फ्यूचर देखिए कि अगर उनका काम पसंद नहीं, कोई बात हो गई, तो वो जहाँ काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट कहेगा कि कल से आप इन्हें मन बंद करिए, हमें कोई और आदमी चाहिए, वो हट जाएगा। तो वो लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, उसका कोई राइट नहीं है, वो कहीं कोर्ट में नहीं जा सकता, आपने उसे पंगु बना करके रख दिया। तो मैं समझता हूँ इट इज़ ए क्रिमिनल एक्ट जो ये आउटसोर्सिंग का तरीका निकाला है। दूसरा तरीका ये है कि जो पोस्ट खाली होती हैं उनके ऊपर आप फिक्स सैलरी पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अगर एक क्लरिकल पोजीशन पे भी अपॉइंट करना तो उसकी तनख्वाह 35-40 हज़ार रुपये बनती है, लेकिन आप उसे 15 या 18,000 पे फिक्स सैलरी पर रखते हैं। और फिक्स सैलरी वाले की ना तो सर्विस काउंट होती है, ना उसे कोई बेनिफिट मिलता है, जब चाहे आप उसे हटा भी देते हैं। तो होना ये चाहिए उसूलन कि जो कम से कम सैंक्शन पोस्ट हैं जब खाली हो, उनके ऊपर रेगुलर अपॉइंटमेंट करिए। आप ज़रा ये गौर करिए कि आज की तारीख में, चूँकि आपकी प्लानिंग तो कोई है नहीं, जो लड़के MBA या BTech कर रहे हैं, जो बच्चे, उनमें 40% को तो कोई जॉब ही नहीं मिल रहा, और बाकी जो है उनमें अराउंड 10% की सैलरी 50,000 से ऊपर है। बाकी जो सब हैं बचे हुए, उनकी सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच है।
जबकि अगर नोएडा या वो गुड़गांव या दिल्ली में काम करता है तो वहाँ सिर्फ एक कमरे का किराया ही 15,000 रुपये महीना है। तो आप ये बताइए, इस सैलरी पर ये बच्चे जिन्होंने पढ़ने में टाइम भी लगाया, पैसा भी खर्च किया, चूँकि प्राइवेट में तो फीस लाखों में है, तो कल को इन्हें शादी भी करना है, इन्हें घर भी चाहिए, बच्चों का एजुकेशन भी चाहिए, इनका फ्यूचर क्या है? कब तक ये चलता रहेगा हिंदू मुसलमान करके उनके शहरों में, जहनों में जहर भर करके उन्हें आप लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं फौज। एक दिन ये फौज आप ही को खा जाएगी, और खाना शुरू कर दिया भी है कुछ जगहों पर। दिस इज टू मच। आपको एजुकेशन की परवाह नहीं। एजुकेशन, ये कहावत है, समझदार लोगों ने कहा है हमेशा कि अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो वहाँ एजुकेशन को बर्बाद कर दीजिए। एक तरफ तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए और उसमें बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी, अमेरिकन सिस्टम है। आपने कहा हर मोहल्ले में स्कूल होंगे, ये ऐसे होगा। जो वहाँ सिस्टम जो है बाहर, वो ये है कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, लोकेलिटी में, उसी में जो स्कूल है गवर्नमेंट का, उसी में आपका बच्चा पढ़ेगा, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे गेट कीपर हो। सबके बच्चे एक जगह पढ़ते हैं जिनका उनका मेंटल लेवल एक होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आपने क्या किया कि आपने एक तरफ तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये फीस है एक स्कूल में पर मंथ, और दूसरी तरफ 200 और 500, और गवर्नमेंट में ना के बराबर है। तो आपने ये तरकीब की है अब कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और एजुकेशन एक राइट दिया है, राइट टू एजुकेशन, और स्कूल आपने 5,000 सिर्फ यूपी में बंद कर दिए, और ये कह दिया कि उसमें बच्चे नहीं आते। बच्चे यूँ नहीं आते कि वहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ टीचर्स हैं, तो किस लिए भेजें? और प्राइवेट स्कूलों को आप लाइसेंस दे रहे हैं, एग्रीड। और इस वक्त जो हालात हैं जो मुल्क के, वो प्राइवेट स्कूलों में इस जहाँ तक स्कूल एजुकेशन है, दैट इज़ द बेस्ट, बट दैट इज नॉट अफोर्डेबल। उसे, और गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसमें कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही, ना के बराबर है। तो धीरे धीरे जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो गरीब की अप्रोच से तो वो दूर रहेगा, उनके बच्चे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। और यही आप चाहते भी हैं शायद, कि वो ना पढ़ें और वो बिलो द पॉवर्टी लाइन उन्हें ढकेल दिया जाए। दूसरी तरफ अभी अभी जो आपने शुरुआत की, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खूब नाच रहे हैं कि एक इंडिया यूएस टैरिफ एग्रीमेंट हो गया, या ये कहिए ट्रंप और मोदी जी का एग्रीमेंट हो गया। उसमें क्या हुआ है कि वहाँ के प्रोडक्ट जो इंडिया में आएंगे उस पर, जिन पर 100 और 110% टैरिफ थी, वो ज़ीरो कर दी गई। अमेरिका ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, उसने 18% रखी है। और उसमें ये भी जो इत्तलाएँ आ रही हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हैं, डेयरी एंड एग्रीकल्चर। तो आप ये बताइए, जब वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ आएगा तो इससे किसान, चूँकि हमारे यहाँ तो 60-70% किसान हैं, ज़मीनें थोड़ी थोड़ी सी रह गई। पहले हुआ करते थे ज़मींदारे, आज वो बट करके 10 बीघे, 5 बीघे, 50 बीघे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इन किसानों का क्या हाल होगा? आपकी नीयत साफ नज़र आ रही है कि किसान का वही हाल होगा कि वो जो 85 करोड़ हैं उसमें 20 करोड़ और जुड़ जाएंगे, क्योंकि किसान 20 करोड़ के आसपास है, एंड दे विल गो बिलो द पॉवर्टी लाइन। और उन्हें भी फिर आप बजाय वो गल्ला पैदा करके हिंदुस्तान का पेट भर रहे थे, उल्टा होगा कि उनका पेट भरने के लिए आपको कुछ उन्हें देना पड़ेगा, और दे विल बी पुश टू मिनिमम लेवल, यानी गुर्बत की तरफ आप उन्हें धक्का दे देंगे। और उसके बाद आपका 60% पहले था, 20% ये हो जाएगा, 80-85% लोग जो होंगे दे विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, और जो आपके टुकड़ों के ऊपर, आपकी भीख के ऊपर निर्भर रहेंगे। लिहाजा इसमें आप समझते हैं गवर्नेंस आसान है। जो भूखा है ना वो राइट्स की बात करता है, ना हुकूक की बात करता है, ना हेल्थ की बात करता है, ना एजुकेशन की बात करेगा, ना वो एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, और गवर्नेंस बहुत आसान होगी। और ये हुकूमत ये समझती है कि फिर 50 साल तक हम सेफ हैं।
जबकि ऐसा नहीं, ये एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है पब्लिक के साथ। पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, उन्हें ये हिंदू मुस्लिम करना पेट नहीं भरेगा। उनके बच्चों का फ्यूचर क्या है? आप कब तक इस अंधेरे में रहेंगे? मुल्क चलेगा मोहब्बत प्यार से। सब एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। ओके।